प्रिय देशवासियों, मैं किसान आंदोलन के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूं। आपको इसको थोड़ा सा ठीक से समझना पड़ेगा कि इस आंदोलन के पीछे की क्या राजनीति है, क्या रणनीति है। दरअसल कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, कोई पैसा किसी को कुछ अपने घर से ले आकर के देने वाला नहीं है। अगर कहीं कुछ दिया जा रहा है तो वो हमारे टैक्स के पैसे से ही दिया जाना है। कहीं कोई छूट दी जानी हो, कहीं कोई सब्सिडी दी जानी हो, वो सब हमारे ऊपर एक बोझ ही बन के आने वाली है। तो एमएसपी आजकल मैंने बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी एमएसपी पर बड़े ज्ञान बांटते हुए सुना है कि देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इसलिए मैं थोड़ा सा इस पे जो मेरी जानकारी है वो मैं थोड़ा साझा करना चाहता हूँ। दरअसल मैं काफ़ी मात्रा में अनाज खरीदता हूँ अपने कारखाने के लिए, और मैं किसानों से काफ़ी जुड़ा हुआ हूँ। इसलिए मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है जो शहर में बैठे बहुत सारे लोग टीवी पर देख करके कुछ ज्ञानवर्धन करते रहते हैं। उनको भी थोड़ा सा मैं समझाना चाहता हूँ कि मैं एक सिंपल सा एक आपको उदाहरण के तौर पे एक मक्के का लेता हूँ, जो मक्का मैं ज़्यादा मात्रा में खरीदता हूँ किसानों से। एमएसपी की मक्के की एमएसपी है 16 रुपये 50 पैसे, और मेरे फार्म पे, कारखाने पे ये 14.5 रुपये में पहुंच जाती है। कुछ दिन पहले 11.5 रुपये में पहुंच रही थी। तो ऐसा क्यों है जब एमएसपी पे सरकार खरीद भी रही है और उसके बाद भी 14.5 13.5 रुपये में ये मक्का की सप्लाई मिल पा रही है कारखानों पे। ऐसा इसलिए है कि सरकार अगर एमएसपी पे अनाज खरीदना भी चाहे तो देश का उपज का अधिक से अधिक 20 से 25% ही खरीद सकती है। इससे ज़्यादा सरकार खरीदती नहीं। अब ये 20-25% ये कौन से किसान हैं जिनका मक्का खरीदा जाता है? ये वो किसान हैं जिनकी सेटिंग सरकारी विभागों में है, जिनका कमीशन के साथ में बंधा हुआ है। जो बड़े बड़े दलाल हैं वही एमएसपी पे अनाज को बेच करके भारी मुनाफा कमा करके अपनी तिजोरियां भर रहे हैं। और इसमें पंजाब और हरियाणा के किसान सबसे ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि उत्तर भारत का करीब करीब 60 से 70% अनाज पंजाब और हरियाणा के किसान खरीदते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, उसको एमएसपी पे सेटिंग करते हैं, उसको बेचते हैं, दूसरे प्रदेशों में सप्लाई पहुंचाते हैं। या अगर उत्तर प्रदेश से खरीद करके अनाज वो मध्य प्रदेश में एमएसपी की सेटिंग है तो मध्य प्रदेश में बेचते हैं। इससे ट्रांसपोर्टेशन की कास्ट भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जहाँ पे जिसकी सेटिंग होती है वहाँ पे अनाज जाता है। अच्छा, तो ये सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित, अगर सरकार किसी भी तरीके का नया नियम लाती है, जो सेटिंग है वो बिगड़ जाती है। क्योंकि नए नियम से फिर से एक जो व्यवस्था बनी हुई है उस व्यवस्था में व्यवधान होता है, और उस पे फिर एक नए लोगों के आने का की संभावना होती है, और उसके नाते जो अच्छी सेटिंग है वो बिगड़ करके और फिर उसमें नए लोग घुस पाते हैं। तो इस नाते जो पुराने लोग हैं उनको थोड़ी तकलीफ होती है। वैसे नई व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार वहीं पे रहेगा। तो
इसलिए एमएसपी और दूसरी जो कानून है, जैसे पहले मंडी माफिया है, मंडी माफिया जब मंडियों से ही सिर्फ अनाज बेच पा रहे थे किसान, तो हर एक किसान मजबूर था मंडियों तक पहुंचाने का, और वहां पे जो आड़ती हैं उनको कमीशन देने का। अब नए कानून से क्या होता है कि किसान अपने घर से ही अनाज बेच सकता है, उसको मंडी समिति वाले रास्ते में परेशान नहीं करते। तो अब उन माफियाओं की रोजी रोटी चली जाएगी। तो एक तो उधर नुकसान हुआ, दूसरा एमएसपी में नए खिलाड़ी आने की संभावना है, या कोई कानून अगर तगड़ा हुआ तो शायद सभी किसानों को मौका मिले कि एमएसपी पे फसल को बेच सकें। दूसरी चीज आपको समझना पड़ेगा ये कि ये एमएसपी से सरकार अगर खरीदती है तो क्या वो कोई पार्टी या कोई सरकार अपने घर से देती है? अल्टीमेटली इसका बोझ आपके ऊपर आने वाला है। एमएसपी पे खरीदती है, मान लीजिए मक्का 16 रुपये 50 पैसे पे खरीदा, और 2 रुपये पे फिर किसानों को डिस्ट्रीब्यूट होना है। 2 रुपये 3 रुपये 4 रुपये जो भी प्राइस गवर्नमेंट तय करती है, फिर वो वहां से फिर क्या वो किसान को ही सबको मिलता है, सबको डिस्ट्रीब्यूशन बराबर होता है? नहीं। फिर वही जो 2-3 रुपए पे फ्री चावल, फ्री मक्का और फ्री सब चीज दिया जाना है, वो फिर माफियाओं के पास आती है। फिर वो बड़ा मुनाफा कमाते हैं, फिर वो कोटे पे आता है, या कोटे से फिर बहुत सारे कोटे मिल करके एक किसी आड़ती या किसी दलाल को पकड़ते हैं, फिर उनके थ्रू वो फिर मार्केट में आता है, फिर वो मार्जिन मनी जो 4 रुपए से लेकर के 16 रुपए तक का है, वो 12 रुपए पे कमाई होती है। फिर ये बड़ा भ्रष्टाचार का गोलमाल है, साइकिल बना हुआ है। अच्छा, इसमें जनता को क्या नुकसान और फायदा होता है? ये भ्रष्टाचार में जो भी पैसा सरकार का जा रहा है, जो भी पैसा एमएसपी पे खरीद करके कम रेट पर डिस्ट्रीब्यूट करती है कोटे के थ्रू गरीब लोगों के नाम पे, ये हमारा ही पैसा अल्टीमेटली जा रहा है। जो भी टैक्स देता है, या जो आप समझते हैं यही जो टैक्स आपका पेट्रोल 10 रुपए आपको जो 50-60 रुपए में पेट्रोल मिल सकता था, वो आज 85-86 रुपए में मिल रहा है। तो वो यही कारण है, ये टैक्स वहां पे लादा जा रहा है, क्योंकि सरकार को अपने घर से नहीं देना, सब आपके ही पैसे से निकालना है। तो अगर ये सब फ्री 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 फ्री, बहुत सारे लोग बड़े खुश हो जाते हैं, लेकिन सरकार चलेगी कैसे फ्री फ्री में? सरकार तो तभी चलेगी जब आपके पैसे, आपके टैक्स के पैसे सरकार को मिलेंगे। उनका पहिया तभी, उनके पेट्रोल तभी भरे जाएंगे जब आप कमीशन देंगे, आपको टैक्स देंगे। तो अल्टीमेटली ये जितना भी फ्री दिया जा रहा है, उसका सबका बोझ आपके ऊपर ही आने वाला है। तो इसमें बहुत खुश होने की जरूरत नहीं, सरकार ने ये दे दिया वो दे दिया, हमको फ्री कुछ नहीं चाहिए। देखिए सभी चीजें हमको रेट सब हमें पेट्रोल कम रेट पे चाहिए, हमें डीजल कम रेट पे चाहिए, जिससे हमारे भाड़े कम हो सके, जिससे हमारे किराया, हमारे खर्चे कम हो सके। लेकिन हम डिमांड करेंगे पेट्रोल भी हमें कम चाहिए और हमें फ्री में भी चाहिए, सरकार अपने घर से नहीं देगी। तो ये जो आंदोलन है, इसके पीछे का कारण ये है कि बहुत सारे नए कानून आने के बाद में या तो उनकी सेटिंग खराब हो जाएगी बहुत सारे दलालों की, या बहुत सारे दलालों की नौकरी जाने वाली है, मंडी माफियाओं की नौकरी जाने वाली है,
मंडी माफियाओं का कमीशन जाने वाला है, मंडी माफियाओं का भ्रष्टाचार जाने वाला है, एमएसपी में एमएसपी के सरकारी दलाल जाने वाले हैं। तो ये या नए दलाल आएंगे, फिर वो अपनी सेटिंग करेंगे या नई सिस्टम में नया सेटिंग होगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि बहुत खुश होने की, बहुत सारे लोग सहानुभूति देखते, किसान वहां बैठे हुए हैं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन अगर हमें आगे बढ़ना है इस सिस्टम से, तो सिस्टम को भी समझना आपको पड़ेगा और नए बदलाव तो लाने ही पड़ेंगे, लाते रहने पड़ेंगे और हमें हर एक बदलाव का स्वागत करना चाहिए। दूसरी चीज, एक और बात कही जाती है कि कारपोरेट आ जाएगा और सबकी प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको बता दें, कारपोरेट ही इस देश का 90% रोजगार, जो रिस्पेक्टफुल रोजगार है, जिसपे हम कहते हैं कि हमारा बेटा ये कर रहा है, हमारा ये बेटा इस कंपनी में लगा हुआ है, ये कारपोरेट ही हैं जो अच्छा पैसा दे रहे हैं और अच्छा जीवन यापन दे पाए हैं। लोग कहते हैं कारपोरेट को खत्म कर दो। कारपोरेट खत्म होगा तो तुम, बंगाल की क्या हालत हो गई है, तुम एक देश में अव्यवस्था फैलाना चाहते हो। कारपोरेट रहेगा तो, अगर कारपोरेट, कृषि में भी कारपोरेट आता है तो फसल, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रही है तो बड़े बड़े खेत होंगे, तो बड़ी बड़ी फसलें होंगी, बड़े बड़े फसल के साथ में कारखाने लगेंगे और उसकी अच्छी उपज हो सकेगी। आज सही ढंग से आप न तो अगर यूपी में मैं देखता हूं तो जो उपज होनी चाहिए हर 1 एकड़ में, उसकी आधी भी नहीं आप ले पाते हैं, क्योंकि हम न तो समय से खाद डाल पा रहे हैं, न तो उच्च तकनीक अपना पा रहे हैं, न अच्छा बीज हम डाल पाते हैं, या हम ये सब करते हैं तो हमारा फसल की कीमत ही नहीं निकल पाती है। तो कारपोरेट आने से हमारी क्या समस्या बढ़ जाएगी? प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा तो दुनिया भर की दिक्कत, सारे पब्लिक सेक्टर फेल हो गए, क्योंकि हम काम करना चाहते नहीं। जब सरकारी नौकरी मिल जाती है, सारे पब्लिक सेक्टर फेल हो गए। प्राइवेट सेक्टर आने के बाद में, जब यूपी में 5 इंजीनियरिंग कॉलेज थे, नौकरियां नहीं मिलती थी इंजीनियर निकलने के बाद में। आज 500 कॉलेज हो गए, लेकिन सभी को नौकरी मिल जाती है। 70% 80% लोगों को तो नौकरी मिल ही जा रही है। तो लेकिन आज पढ़ा लिखा हुआ आदमी ये समझने की कोशिश नहीं करता है। हम बेवकूफ नेताओं के कारण अपना कुछ मंतव्य बना लेते हैं। बेवकूफ नेता हमको कुछ बोल देते हैं, हम उसको लेकर के, झंडा लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। हम पढ़े लिखे होने का एहसास भी नहीं कराना चाहते हैं। मैं इन सब बातों के साथ आपको कहना चाहता हूं कि आप थोड़ा सोचिए, ये भी समझिए कि कोई भी सरकार अपने घर से कुछ देने वाली नहीं है। अगर कोई चीज फ्री मिल रही है तो आपके ऊपर कहीं दूसरे तरीके से बोझ डाला जा रहा है, और एक का बोझ उठा करके दूसरे के ऊपर डाला जा रहा है, वो ठीक नहीं है। एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिसमें सभी सुखी हों, सभी का बोझ एक दूसरे उठाएं, तभी जाकर के देश आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपनी बात कंप्लीट करता हूं। जय हिंद।